हेलो दोस्तों, PhD साइकोलॉजी हेल्प्स डेली बाय पवन गुगरी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, 21 डे चैलेंज ऑफ बुक रीडिंग एंड अप्लाइड डेली लाइफ, इस चैलेंज का आज डे 8 भी बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ। आज का मेरा बुक रीडिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। आज मुझे किताब से बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिला है। आज मैंने इस किताब को लगातार दूसरा दिन पढ़ रहा हूँ। इस किताब का नाम है सन्यासी की तरह सोचे और इसका इंग्लिश में ओरिजिनल किताब का नाम है थिंक लाइक अ मंक और इस किताब के लेखक है जय शेट्टी। दोस्तों, वाकई ये किताब बहुत ही बढ़िया है। इसको मैं डे 7 से मैंने शुरू किया है। तो अभी डे 8 के दिन आज दूसरा दिन है। इसमें इस किताब को मैं पढ़ रहा हूँ। डे 1 टू डे 6 तक मैंने अभी तक बड़ी सोच की बड़ा जादू इस किताब को पढ़ा हूँ और इसके बाद डे 7 से डे 11 तक इस किताब को कंप्लीट करके आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का मैं निर्णय लिया हूँ। तो इसलिए आज सन्यासी की तरह सोचे इस किताब का दूसरा दिन चल रहा है। और दोस्तों, मेरा जो भी किताब में मैं जो चीज़ पढ़ रहा हूँ उसको मैं 1 2 3 लर्निंग फार्मूला, इस फार्मूला के जरिए मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और आपको ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स दे रहा हूँ जो कि आपको किताब पढ़ने के आदत को डेवलप कर सके। दोस्तों, 1 2 3 लर्निंग फार्मूला एक्चुअली है क्या, इसको हम जानेंगे। यानी वन अप्लाइड थिंग, यानी आज मैंने इस किताब से क्या चीज़ सीखा है उसको मैं सीख के तुरंत अमल करने के लिए अमल कर रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और दूसरा टू लेसन्स फ्रॉम टुडेज बुक रीडिंग, यानी आज मैंने इस किताब को पढ़ने के बाद इस किताब में ऐसे क्या 2 सबक सीखा हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं आपको वो 2 सबक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और 3 साइकोलॉजिकल टिप्स ऑफ बुक रीडिंग, यानी इस किताब में जो भी किताब पढ़ते हैं उस किताब को पढ़ते वक्त हम मनोवैज्ञानिक नुस्खे के जरिए हम अपने किताब को कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको 3 मनोवैज्ञानिक नुस्खे बताने वाला हूँ जो कि आपको बुक रीडिंग को बहुत ही अच्छा बनाएगा। दोस्तों, वाकई आज मुझे इस किताब से बहुत ही ज़रूरी चीज़ सीखने को मिला है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ को आप भी जानने से, आप भी अप्लाई करने से आपको फ़ायदा होगा। ये इस तरीके से है दोस्तों जो कि मैंने इस किताब से सीखा हूँ आज और तुरंत अमल करने का शुरू भी किया हूँ। दोस्तों, इसमें बताया कि अपने शरीर को और मस्तिष्क को दोबारा सामंजस्य में लाने के लिए अपने सांस के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, ये इस तरीके से है जैसे कि आपको प्रैक्टिकली मैं एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा। आप अपने आंखें बंद करके 4 की गिनती तक श्वास लेना है ऐसे, और उसके बाद आपको 4 की गिनती तक श्वास को रोकना है। फिर उसके बाद 4 की गिनती तक, उससे भी ज़्यादा समय तक, उससे भी ज़्यादा गिनती तक आपको धीरे धीरे से श्वास को छोड़ना है। बस एक बार करके दिखाऊंगा, इसको देखिए एग्जाम्पल। हाँ दोस्तों, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। 4 की गिनती तक श्वास को धीरे धीरे लेना है और उसके बाद श्वास को रोकना है। 4 की गिनती तक उसको रोकना है और उसके बाद 4 की गिनती तक या उससे भी ज़्यादा समय तक श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। ये प्रक्रिया लगातार आप 2 मिनट 5 मिनट तक करोगे दोस्तों, आपको वाकई आपका शरीर और मस्तिष्क दोनों सामंजस्य में आ जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। दोस्तों, ये ज़रूर आप करके देखिए। दोस्तों, ऐसे करने से हमारे नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा प्रेरित हो जाता है जिसे वेगस नर्व्स कहते हैं। दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों ये शरीर को तनाव रहित करने की प्रक्रिया को शुरू कर देती है। दोस्तों, ऐसे करने से आप अपने सांसों को भी अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकते हो और आप इसका अभ्यास करके अपने सांस को अच्छे बेहतर बना सकते हो। दोस्तों, ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आप दोस्तों, इसके बारे में इस किताब में लेखक ने इसके क्या क्या लाभ है इसके बारे में डिटेल में बताया है। आप भी इस किताब को पढ़ के डिटेल में जान सकते हो, इस जानकारी को ले सकते हो और अपने नॉलेज को और भी अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 1 2 3 लर्निंग फार्मूला का सेकंड पॉइंट, 2 लेसन्स ऑफ टुडेज बुक रीडिंग, यानी
इस किताब से आज ऐसे 2 सबक क्या सीखने को मिला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें पहला लेसन है आज का पहला सबक। लेखक जय शेट्टी इन्होंने अध्याय नंबर 3 में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि अध्याय नंबर 3 डर इस बारे में है। डर के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बात किया है। और लेखक जय शेट्टी इस अध्याय का शुरुआत बुद्ध के उद्गारण से शुरू करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि डर मृत्यु को नहीं रोकता, डर जीवन को रोकता है। ये बुद्ध का उद्गारण है, इससे उन्होंने इस अध्याय का शुरुआत किया। इसमें बहुत ही गहरा अर्थ है दोस्तों, इस चीज़ को समझ ले। डर जो होता है वो मृत्यु को नहीं रोकता है, डर इंसान के जीवन को रोकता है। दोस्तों हर कोई व्यक्ति किसी न किसी डर के कारण वो अपने योग्यताओं का, अपने क्षमताओं का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। दोस्तों लेखक इसमें कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि जैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हमें ये सिखाया जाता है कि डर नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। दोस्तों आप कहीं ना कहीं आपको ऐसे कहते हुए सुना होगा, किसी को कहते हुए सुना होगा, डरो मत आगे बढ़ो। और कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि डरपोक कहीं का। दोस्तों डर एक ऐसी शर्मनाक और अपमानजनक प्रतिक्रिया है जिससे सभी लोग छिपाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों डर का दूसरा पहलू भी होता है। डर हमें अपने सर्वश्रेष्ठ यानी अपने अंदर जो भी क्वालिटीज़ है, योग्यता है, उसको तराशने का एक बहुत ही अच्छा मार्ग भी हो सकता है। दोस्तों डर का हम अपने आप में कैसे यूज़ करते हैं, डर के कारण हम अपने आप को कैसे उसको पॉजिटिविटी से हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने में समय देते हैं, उसी से हम ये सीख सकते हैं कि डर होना भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों डर दो प्रकार के होते हैं। एक डर होता है नेगेटिव की ओर ले जाता है, और एक डर होता है आपको सर्वश्रेष्ठ बनाता है, यानी पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है। दोस्तों ये बात तो पक्का है, हम अपने डर को कितना ज़्यादा पकड़ के रखते हैं, डर उतना ही बढ़ता जाता है और अंततः वो विष की तरह हो जाता है। इसलिए हमें अपने सबसे गहरे डर को खोदकर बाहर निकालना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए और उससे निपटना चाहिए। दोस्तों अभी आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद या अभी पॉज करके अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि आप किस चीज़ से डरते हो। दोस्तों आप ये सवाल ज़बरदस्ती से नहीं, ईमानदारी से पूछिए और इसे ईमानदारी से लिखिए। आप किस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हो उस चीज़ को ज़रूर लिखिए। आपका डर का कारण क्या है उसको ढूंढिए, ताकि आपको पता चले कि आपका डर क्या है, किस कारण आप डरते हो। या आपको अगर स्पष्ट हो जाए तो आप उसे अच्छे तरीके से निपट सकते हो और उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करके आप अपने ऊंचाई तक भी पहुंच सकते हो। दोस्तों डर को आप कैसे देखते हो, ये आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया ही आपको आगे बढ़ा सकता है। या आप डर को उस एंगल से देखते हो जो कि नेगेटिव एंगल से, तो आप डर के कारण ज़िंदगी भर आप पीछे ही रहोगे। तो दोस्तों आपको ही तय करना है कि आपको डर तो रहेगा ही, डर को हम छुड़ा नहीं सकते, डर हमेशा रहेगा ही। डर सबको रहता है, जो सक्सेसफुल इंसान है उसको भी डर रहता है, जो फेल्योर इंसान है उसको भी डर रहता है। लेकिन दोनों का डर के प्रति देखने का जो नज़रिया होता है वही उनको या तो उत्कृष्ट बनाता है या निकृष्ट बनाता है। दोस्तों इस चीज़ को जानना है, इस चीज़ को जान के आप अपने आप को डेवलप करने के लिए अपने डर को सबसे पहले पहचानो और उसे बिना शर्म के उसको लिख लो और उसके ऊपर आप कैसे डेवलप कर सकते हो उसके ऊपर काम करो। दोस्तों आज मुझे इस किताब से दूसरा लेसन यानी दूसरा सबक ये सीखने को मिला है कि ये इस तरीके से है। अध्याय 4 में यानी टॉपिक नंबर 4 में जय शेट्टी ये जो है लेखक, ये बात करते हैं कि इरादा के बारे में। इरादा यानी इंटेंशन। दोस्तों इस बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बात किया है, इसके बारे में उन्होंने बताया, इसको हम आगे जानेंगे। उन्होंने ऋग्वेद में कभी भी एक बात का जिक्र किया है जो कि इस तरीके से है, जब मस्तिष्क, हृदय और संकल्प के बीच एक रूपता होती है तब कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, ऐसा ऋग्वेद का कहना है। लेखक जय शेट्टी कहते हैं कि आप अपने इरादे को पहचानने के लिए और उसको और भी मजबूत बनाने के लिए क्यों को पहचानना चाहिए, यानी वाई। अपना जो वाई होता है हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्यों, एक क्वेश्चन पूछना चाहिए हर चीज़ का। अगर आप क्यों में गहराई से जाते हो यानी वाई 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 ऐसे खुद को पूछते पूछते आप अपने वाई को क्लियर करते हो तो आप अपने उद्देश्य के प्रति और भी क्लियर होते जाओगे और आपका जो उद्देश्य है वो और भी स्पष्ट होता जाएगा। दोस्तों इरादा यानी इंटेंशन का मतलब बस यही है कि आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हो, आप अपने आप को क्या देखना चाहते हो। ये दोस्तों ये आपका इरादा होता है। दोस्तों इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप जो भी काम करते हो वो उसे उद्देश्यपूर्वक और
इंटेंशन से करना चाहिए और उसको अर्थपूर्ण तरीके से यानी मीनिंगफुल तरीके से करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे लेखक ने इरादा यानी इंटेंशन के बारे में 4 प्रकार बताए। ये 4 प्रकार से इंसान का इरादा होता है। अगर आप डर के कारण प्रेरित होते हो तो आपका इरादा अपने परिवार का रक्षा करना हो सकता है। अगर आप इच्छा से प्रेरित होते हो तो आप शोहरत, दौलत, मान सम्मान हासिल कर सकते हो। अगर आप कर्तव्य से प्रेरित होते हो तो आपका इरादा अपने आसपास के लोगों का मदद करना हो सकता है। अगर आप प्रेम से प्रेरित होते हो तो आपका इरादा सेवा करने का हो सकता है। जहाँ पर आपकी सेवा की बहुत ही ज़रूरत है वहाँ पे सेवा करने का इरादा हो सकता है। और दोस्तों लेखक जय शेट्टी ने इसे बहुत ही अच्छे से समझा है कि हमें अपने इंटेंशन को यानी इरादे को कैसे और भी मजबूत बनाएं और उसे और भी कैसे स्पष्ट बनाएं, इसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने बीज और खरपतवार के उदाहरण से ये चीज़ बताने की कोशिश की। जब आप कोई बीज बोते हो तो वो बड़ा बनकर एक विशाल वृक्ष बन सकता है जो हर एक को फल और छाया देता है। ठीक इसी तरह आप प्रेम, करुणा, सेवा इन जैसे चीज़ों को अपने व्यक्तित्व में बोते हो तो ये भी ठीक उसी तरह काम करता है। जैसे कि जब ज़मीन में हम कोई बीज बोते हो तो वो बड़ा बनकर जैसे वृक्ष बनता है, एक बहुत बड़ा वृक्ष बनता है, ठीक उसी तरह हम अपने व्यक्तित्व में जिस तरीके से विचार, जिस तरीके के हम उसे आकार देते हैं उसी तरीके से हमारा व्यक्तित्व बनता है और वही मूल्य हमें अपनी ज़िंदगी में ऊपर उठाते हैं या तो नीचे गिराते हैं। दोस्तों इसीलिए अपने अंदर कौन सी चीज़ें डेवलप करना है, इसके लिए यहाँ पे लेखक ने बहुत ही अच्छा बताया कि बीज और खरपतवार। बीज अच्छा बोते हो तो उसका फल भी अच्छा मिलता है। अगर आप बीज में खरपतवार उग जाता है तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। खरपतवार के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया। खरपतवार आमतौर पर अहम, क्रोध, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा इन जैसे चीज़ों के वजह से उगते हैं और ये इंसान को उसी को ही ख़त्म कर देता है। जैसे कि लोहे का जंग ही लोहे को ख़त्म करता है, ठीक उसी तरह इंसान का गलत विचार यानी इंसान का जो खरपतवार विचार होता है वही इंसान को ख़त्म कर देता है। जैसे कि इंसान अपने बारे में या दूसरे के बारे में ईर्ष्या व्यक्त करता है, कोई अहम रखता है, अहम भाव की वजह से वो पीछे रहता है और साथ ही साथ दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। ऐसी चीज़ें करने से वे ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने आप को ही बदतर बनाते जाते हैं और अपने आप को पीछे धकेलते रहते हैं। दोस्तों आप सावधानी से चुनिए कि आप बीज बो रहे हो या खरपतवार उगा रहे हो। दोस्तों खरपतवार यानी क्या, इसको हम घास फूस बोल सकते हैं। दोस्तों आप ये सावधानी से चुनिए, आप खरपतवार बो रहे हो या बीज बो रहे हो। दोस्तों 100 बात की एक बात ध्यान रखना, आपके बाहरी लक्ष्य जो भी हो वो अपने आंतरिक लक्ष्य को, आंतरिक जो चीज़ें होती है उसके खालीपन को कभी नहीं भर सकता है। कोई बाहर की इच्छा या उपलब्धि आपको आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा नहीं कराता है और इससे आपको आत्मविश्वास नहीं आता है। अपने आत्मविश्वास को अपने भीतर ही खोजना पड़ता है, अपने आंतरिक लक्ष्य हमें स्पष्ट करना पड़ता है। और आगे लेखक जय शेट्टी कहते हैं कि हमें अपने इरादे को पहचानने के बाद यानी अपने इंटेंशन को जानने के बाद हमें उसको जीना चाहिए और उसे अपने ज़िंदगी में अमल करना चाहिए। जो हमारा इरादा है उसके साथ जीना चाहिए, उसका इरादे को हमें उसके ऊपर मेहनत करना चाहिए। सिर्फ इंटेंशन होना ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ उसको जानना ही काफ़ी नहीं है। जो हमारा इरादा होता है उसको जानकर उसके ऊपर जानकर बैठोगे तो आप उसका कोई भी फ़ायदा नहीं ले पाओगे। बस उसको इरादे को जानना चाहिए, इंटेंशन को जान के उसके ऊपर जी जान लगा के मेहनत करना चाहिए। दोस्तों आगे लेखक कहते हैं कि आप जिस काम में रुचि रखते हो या आपको जो काम करके संतुष्टि मिलता है उस काम को तभी भी करिए जब आप उस काम में जल्दी से सफल न हो पाए या कभी भी सफल न हो पाए, उस काम को जरूर करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि आप परिणामों पर नहीं, आप अपने प्रोसेसिंग यानी अपने प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करो। जो व्यक्ति अपना इरादा और अपना लक्ष्य इसके बीच में जो अंतर होता है, उस बीच के अंतर में जब यात्रा करने के लिए निकलता है तब वो जो प्रोसेसिंग में होता है उस प्रोसेसिंग को एंजॉय करना आना चाहिए। उस प्रोसेसिंग को एंजॉय जो करेगा वही असली उसका सफलता है, वही आपको उसको असली संतुष्टि दिलाता है, वही चीज़ उसको अपने इरादे की ओर और भी मजबूत बनाता है। दोस्तों इंटेंशन यानी वो नहीं कि मैं सफल हो गया तब मैं खुश होऊंगा। जब सफल हो गए तब तो खुश होने वाले बहुत है, लेकिन आप उस प्रोसेस को एंजॉय करिए। जो सफलता और असफलता के बीच में जो अंतर होता है, जब आप असफलता से रास्ते से निकलते हो सफलता के रास्ते की ओर, जब
उसमें प्रोसेस में रहते हो, उस प्रोसेस को एंजॉय करना आना चाहिए। और दोस्तों लेखक आगे ये भी कहते हैं कि आप अपने इंटेंशन को जानते हो, अपने इरादे को जान को आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निकलते हो, तो उससे पहले आप अपने उन क्षेत्र में जो भी लोग उस लक्ष्य तक पहुंच गए, जो आप आज लक्ष्य पाना चाहते हो, जो पहले ही उस लक्ष्य तक पहुंच गए, उनका अनुकरण करिए, उनका रोल मॉडल को चुनिए। रोल मॉडल ऐसा चुनिए जो कि उस लक्ष्य तक पहुंचा हो। और दोस्तों और एक बात उन्होंने इसमें कहा है कि आप उस रोल मॉडल के साथ हो सके तो उनके साथ साये की तरह पीछे पड़ जाइए। तब जाकर आपको पता चलेगा कि उस रास्ते पर जब आप निकलते हो, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निकलते हो, तो आपको क्या क्या चुनौती आती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, इसका आपको अंदाज़ा लगेगा और आप इसके बारे में जान सकते हैं कि उन्होंने कौन से चुनौतियों को यानी चैलेंजेस को सामना किया है। वो भी आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी समझ पाओगे कि आप उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप भी उन चुनौतियों का सामना कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपके अंदर वो क्षमता है या नहीं है, उसके बारे में आप और भी क्लियर हो जाओगे। दोस्तों अब तक हमने बात किया है 1 2 3 लर्निंग फार्मूला का 1 2 यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। अब हम बात करेंगे 3 यानी थर्ड पॉइंट के बारे में, 3 साइकोलॉजिकल टिप्स ऑफ बुक रीडिंग। दोस्तों 3 मनोवैज्ञानिक नुस्खे जो कि आपकी किताब पढ़ने के आदत को और अच्छे बना सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में हम जानेंगे। आज का पहला साइकोलॉजिकल टिप्स है यूज़ एनोटेशन एंड मार्किंग, यानी एनोटेशन और मार्किंग का उपयोग करें और उसका इस्तेमाल करें। यानी किताब को पढ़ते वक्त महत्वपूर्ण उद्धरणों, विचारों और वाक्यों को हाईलाइट करिए और ये भी सोचें कि आपने जो भी चीज़ पढ़ा है वो विचार, वो जो भी वाक्य है वो आपके जीवन में कितना सटीकता से लागू पड़ता है, इसके बारे में सोचिए। और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है कि वो टॉपिक दोबारा पढ़ना चाहिए, उसके लिए आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा जो कि मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। ये बहुत सारे सक्सेसफुल जो लोग होते हैं, जो बहुत सारे लोग किताब पढ़ के उसको अमल में लाते हैं, वो लोग इस चीज़ को ज़रूर यूज़ करते हैं जो आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों यह है स्टिकी नोट्स इसको बोलते हैं। आप स्टिकी नोट्स को, नोटपैड को अपने जो भी किताब पढ़ते हो, ये स्टिकी नोट को आप निकाल के आप इस पर लिख सकते हो। जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। जब भी आप कोई किताब पढ़ते हो, वो सिमिलर टॉपिक जो होते हैं वो आपको जल्दी से मिल जाते हैं और उस चीज़ को आप अच्छे से और भी समझ पाते हो। दोस्तों इस चीज़ का कैसे इस्तेमाल करना है इसको डिटेल में बहुत सारी यूट्यूब में भी वीडियो अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे आप सर्च कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको चैट जीपीटी है वहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, इस चीज़ को जान सकते हो। स्टिकी नोट का यूज़ कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, इसके बारे में बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें जानिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे सेकंड साइकोलॉजिकल टिप्स। इसमें बोला है कि एंगेज इन इंटरडिसिप्लिनरी रीडिंग, यानी किसी किताब को आंतरिक अनुशासन के साथ पढ़ना और उसका अभ्यास करना। दोस्तों इसमें इस तरीके से कह सकता हूँ कि आप जो भी किताब पढ़ते हो तो उसको फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस बुक दिया होता है जो कि आपको काम आ सकता है। दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे टॉपिक ख़त्म हो जाता है, किताब में जितने भी टॉपिक होते हैं उसको ख़त्म होने के बाद रेफरेंस बुक का जो वहाँ पे कॉलम होता है उसमें नहीं पढ़ते, क्योंकि उसी में होता है दोस्तों किसी लेखक ने इस किताब को लिखने के लिए, कोई भी किताब लिखने के लिए उसने जो भी रेफरेंसेस बुक को यूज़ किया है उसके बारे में वहाँ पे जिक्र किया होता है। और बहुत सारे ऐसे लेखक के वेबसाइट होते हैं जो कि आप उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ सकते हो, उनके अपडेट जान सकते हो। इसके लिए हर हमेशा अपने ऊपर खुद का अनुशासन बनाइए और उसको जानिए कि आप अपने बुक रीडिंग को बेहतर बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस चीज़ का मैं आपको खुद एक फ़ायदा लिया है, मैंने आपको ये बताना चाहूँगा। दोस्तों आप आंतरिक अनुशासित रहने से आपका जो सोच विचार करने का और नॉलेज लेने का जो दायरा होता है वो और भी बढ़ता है और आप इसका फ़ायदा ले सकते हो। दोस्तों मैं रेफरेंसेस बुक से जो भी किताब पढ़ता हूँ उसमें रेफरेंसेस बुक दिया होता है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट के लिंक दिया होता है जिसको मैं जान के वो अपने अंदर डेवलप करते आया हूँ। दोस्तों लगभग अभी अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास 150 यानी 150 से ज़्यादा किताब है जो कि मैंने रेफरेंसेस बुक से भी बहुत सारे किताबें मैंने मुझे जानने का मौका मिला, जो कि मुझे किताब का नाम भी पता नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं किसी किताब को पढ़ा तो उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस बुक दिया था
उसी वजह से मैं बहुत सारे ऐसे बुक्स मैंने कलेक्ट किया है जो कि आपको रेयरली वो किताब बाज़ार में मिलते होंगे, रेयरली उस किताब को आप कहीं से परचेस करते होंगे। ऐसे भी किताब मेरे पास है और मैं उस किताब का अपना खुद का एक संग्रह बनाया हूँ, मेरा खुद का एक लाइब्रेरी बनाया हूँ जो कि 150 से ज़्यादा किताब है। दोस्तों ये चीज़ मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि असली संपत्ति वो नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, असली संपत्ति वो नहीं कि आपके पास कितने घर गाड़ी बंगला वो सब है। दोस्तों ये तो ज़रूरी है ही, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, पैसा ज़रूरी नहीं, आपको कोई भी चीज़ लेना ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप उस चीज़ को रखिए, लेकिन आप इस चीज़ को भी देखिए कि आप अपने खुद को, अपने मस्तिष्क को डेवलप करने के लिए आप अपने आप में कितना निवेश करते हो, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इस चीज़ को मैं जान लिया और इसके लिए मैं अपने जो भी रेफरेंसेस बुक होते हैं उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहित करने का कोशिश करता हूँ और उसको और भी संग्रहित करने के लिए मैं हर हमेशा तत्पर रहता हूँ। दोस्तों आप भी अपने इस क्वालिटी को डेवलप करिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा घर को लाइब्रेरी बना दो, लेकिन ज़रूर रेफरेंसेस बुक में अगर आपको कोई बुक आपकी ज़िंदगी में काम आता हो तो ज़रूर उस किताब को खरीदिए, उस किताबों का संग्रहित बनाइए और खरीदिए। दोस्तों आज का बुक रीडिंग का थर्ड साइकोलॉजिकल टिप्स है एम्ब्रेस चैलेंजिंग बुक और आउट ऑफ सिलेबस बुक। दोस्तों चुनौतीपूर्ण किताब या पाठ्यक्रम के बाहर की किताब पढ़ें। दोस्तों आप ऐसे किताबों को पढ़ने का चैलेंज लें जो कि आपको भौतिक और भावनात्मक रूप से और चौमुखी विकास करने के लिए काम आ सके, ऐसे किताब को पढ़िए। अगर आप सिर्फ सिलेबस की किताब पढ़ोगे तो आप स्कूल कॉलेज में तो अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन आप जब असल ज़िंदगी में बाहर पढ़ते हो तब आपको जनरल नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको आउट ऑफ सिलेबस किताब को भी ज़रूर पढ़ना चाहिए और उसका नॉलेज लेना चाहिए, जो कि आपको स्कूल कॉलेज के पढ़ाई के बाद आपको सिर्फ सिलेबस काम नहीं आएंगे, आपको ऐसे बहुत सारे स्किल है उसको डेवलप करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे स्किल डेवलप करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे किताब है जो आपको मदद करेंगे। उन जैसे किताबों को ज़रूर पढ़िए, उससे आप अपने आप को अच्छे से डेवलप कर पाओगे और आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने से आपका जो विचार करने का जो दायरा होता है और भी अच्छे से बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों ये था आज का 1 2 3 लर्निंग फार्मूला डे 8 के दिन। आज बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बातचीत किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके साथ दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। और जिनको आप बुक रीडिंग को डेवलप करना चाहते हो, आप खुद भी डेवलप करना चाहते हो या अपने परिवार के किसी आपके बच्चे हो या आपके परिवार के कोई सदस्य हो, उनको भी बुक रीडिंग के महत्व को समझाना चाहते हो तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और साथ ही साथ दोस्तों मेरे लिए, हमारे लिए जो भी फीडबैक हो या कोई आप कमेंट करके बताना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम और भी अच्छे से डेवलप कर पाए और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाए और आपसे अच्छे से जुड़ पाए। दोस्तों साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे जो भी नए वीडियोस अपलोड करते हैं उस नए वीडियोस अपलोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को क्लिक करिए और साथ ही साथ ऑल बटन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि आपको सबसे पहले जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके और हमारे इस वीडियो का आप सबसे ज़्यादा और सबसे गहरे से आप नॉलेज ले सके। चलो दोस्तों, हैप्पी बुक रीडिंग एंड मेक योर सेल्फ साइकोलॉजिकल फिट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच।